हमें एम्पर दिखाया जाता है जो आराम से लेटा हुआ था और एथी कहती है डैड मैंने अंकल को कैद करवा दिया और आपके बारे में जो रूमर्स थे वो भी अब बंद हो जाएंगे। तो उसका डैड कहता है ऑल राइट वेल डन। एथी कहती है मुझे लगा था आप जल्दी जाके उनको मार देंगे लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। और वो बहुत रिलैक्स बैठा हुआ था। एथी कहती है ऐसा लग रहा है आप मुझे चारा बना रहे थे। तो एम्पर कहता है तुम्हें पता है ना मैं किसी वक्त से छुटकारा हासिल कर सकता था लेकिन मैं तुम्हारे तरीके की रिस्पेक्ट करता हूँ। एथी कहती है क्या। एम्पर कहता है तुमने स्टेट अफेयर्स मेरी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाले। और एथी कहती है मैंने आपको देखकर सीखा, वैसे भी मैं आपकी बेटी हूँ आफ्टर ऑल और मुझे ऐसा करना चाहिए था। तो एम्पर कहता है तुम अडॉप्टेबल हो और तुम्हारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, इसलिए तुम इश्यूज़ को अच्छे से हैंडल कर सकती हो, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। और एथी की आंखों में आंसू थे, वो कहती है हाँ मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। फिर सीन चेंज होता है और एथी के सामने बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स थे। वो कहती है वर्ड बहुत जल्दी फैल गए, ऐसा लगता है कि फॉर्मर एम्पर के कैद होने का सच बहुत जल्दी फैल गया। अब हर कोई मुझे गिफ्ट भेज रहा है और उन गिफ्ट्स में एक्सक्यूज़ हैं, या तो वो हमारा साथ देने की बात कर रहे हैं या वो ऐसे बात करें जैसे उन्होंने कभी हमें धोखा दिया नहीं था। और एथी कहती है लेकिन ड्यूक एल्फियस के एक्यूजेशंस ये बहुत ज़्यादा मसला बनने वाला है। और वो सोचती है ड्यूक एल्फियस पे तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम थे क्योंकि वो एम्पर के सबसे ज़्यादा करीब थे और उनकी वजह से ही बाकियों ने बगावत शुरू की थी। अगर ड्यूक की फैमिली कोलैप्स हो गई तो बहुत से लोग आएंगे उनकी पोजीशन लेने के लिए, इसीलिए वो सब मुझे ब्राइब्स दे रहे हैं। कितने ड्रामने ये लोग। एथी कहती है वो फैमिलीज जो बगावत करती हैं उन्हें जान से मार दिया जाता है, लेकिन ड्यूक एल्फियस उनको तो ब्रेन वॉश किया गया था और वैसे भी इकल तो हमारी साइड पे था। और वो जेनेट को बुलाती है और तब वहाँ जेनेट आती है और कहती है प्रिंसेस। एथी कहती है जेनेट, तो वो कहती है ओ आपने मुझे बुलाया था। तो हमारी जेनेट दिखाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और वो कहती है यहाँ पे बात करना थोड़ा मुश्किल है, हम अपने रूम में जाते हैं। और तब एथी अपने रूम में जाती है और जेनेट कहती है क्या उन्होंने सच में ब्लैक मैजिक यूज़ किया था, क्या मैं अपने डैड से मिलने जा सकती हूँ। एथी कहती है ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। तो जेनेट कहती है आपने कहा था मेरे डैड को किसी ने पोजेस किया है, लेकिन मुझे नहीं पता इसके रीज़न क्या है। और एथी सोचती है मेरे अंकल जेनेट के फादर हैं, इसलिए मैं इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकती। और वो सोचती है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। एथी सोचती है कुछ रीज़न के लिए जब जेनेट की तरफ बात आती है तो मैं कमज़ोर हो जाती हूँ। और वो कहती है जेनेट तुम्हारा रिबन वो तो ख़राब है। तो जेनेट कहती है ओ एक लेडी इन वेटिंग ने मेरा ये रिबन टाइट किया था। एथी कहती है जेनेट तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ है, क्या तुमने आज इसे कंघी नहीं किया। तो वो कहती है हाँ शायद लेडी इन वेटिंग वो बिज़ी होंगी। एथी कहती है क्या इसका मतलब है कि तुम बुली हो रही हो। तो जेनेट कहती है हाँ शायद। तो एथी कहती है क्या जेनेट को इस सारे वक्त में जलील किया जा रहा था, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा टफ है। और उन लोगों को लगा होगा कि जेनेट अपने डैड की तरफ है इसलिए उन्होंने इसे बुली किया होगा। लेकिन वो कहती है ठीक है चलो जेनेट। और वो दोनों बाहर थी और सब कहते हैं वहाँ देखो प्रिंसेस तो जेनेट के साथ है। एथी कहती है इस वक्त जेनेट की पोजीशन पैलेस में बहुत ज़्यादा अनसर्टन है। और फिर उसका डैड दिखाया जाता है और यार ये कितना हिलेरियस लग रहा है, यार कितना फ़नी लग रहा है। एथी कहती है और जबकि उसका डैड वो क्रिमिनल साबित हो चुका है तो सब लोग को यही लगता है कि जेनेट भी क्रिमिनल है, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि मैं और जेनेट अच्छे टर्म्स पे हैं। और वो प्रिजन में जाती हैं और कहती है हम यहाँ कैदी से मिलने आए हैं। और जब सिपाही वहाँ जाके देखता है तो वो कहता है क्या, और जब देखता है तो वहाँ खून ही खून था। एथी और जेनेट वो दोनों हैरान थी और जेनेट का डैड उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। एथी कहती है यहाँ हुआ क्या। और तब हमें लुकस दिखाया जाता है और लुकस कहता है हे, और वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था। एथी कहती है मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी थी लेकिन ये इतना ध्यान रख रहा है इसलिए मुझे बात करनी होगी। और लुकस कहता है तुम मुझे हीलर समझ रही हो ना, मुझे मैजिशियन नहीं समझ रही है ना, वैसे भी ये लोग यहाँ पर हैं। एथी कहती है फॉर्मर एम्पर वो तो मरने ही वाला था, लेकिन अगर लुकस ना होता वो सच में मर जाता और जेनेट वो रोना बंद ना करती। तब वो दोनों बाहर थे। और एथी कहती है मुझे लगा नहीं था कि अंकल ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो लुकस कहता है शायद उसे पता चल गया होगा कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए। एथी कहती है लेकिन मैंने अपने डैड के ठीक होने की खबर तो एक सीक्रेट ही रखी थी, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। लुकस कहता है सही कहा, शायद वो आदमी अब जानता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मैं ना होता तो अब तक वो मर चुका होता। तो एथी कहती है मिस्टर वाइट वो कैसे हैं, उनकी लाइफ तो डेंजर में थी। और तभी उन्हें पीछे से कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं। मिस्टर वाइट उन्होंने जेनेट को पकड़ा हुआ था और वो कहता है जेनेट। जेनेट कहती है अंकल। तो वो कहता है जेनेट इस रूम से भी बाहर निकलो, ये आदमी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और फिर उसको दूर करता है, कहता है मैंने तुम्हें कहा था यहाँ से निकलो। तो जेनेट कहती है अंकल प्लीज़ काम डाउन। और तभी उसके डैड की आंखें खुलती है और वो देखता है तो ड्यूक के हाथ में जो नाइफ था वो जेनेट की तरफ था। वो कहता है तुम रुक जाओ यहाँ पर, तुम कर क्या रहे हो। और वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं और ड्यूक जेनेट को अपनी बाहों में कर लेता है और कहता है जेनेट इससे दूर हो जाओ। और उसका डैड उठते लगता है और कहता है तुम्हें सुना नहीं, उससे दूर हो जाओ। और ड्यूक एल्फियस वो नीचे गिरने लगता है और तभी लुकस वहाँ आता है और कहता है ये बदतमीज़, ये पागल बेवकूफ़। उठते ही इन्होंने सीन क्रिएट कर दिया, उनके साथ आखिर मसला क्या है। और वो दोनों ही गिरे हुए थे। जेनेट कहती है अंकल, फादर, और फिर वो दोनों बाहर थे। एथी कहती है
मुझे ये सोचना चाहिए था, उन दोनों को एक रूम में नहीं रखना चाहिए था। तुम डर गई होगी है ना? तो जेन कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। एथी कहती है लेकिन ड्यूक ने ऐसा क्यों किया? और मुझे लगता है कि अंकल ने ड्यूक एल्फिस के साथ कुछ हॉरिबल किया था। जेन कहती है क्या हॉरिबल? तो एथी कहती है हाँ, उन्होंने इन पर डार्क मैजिक किया था और मुझे लगता है कि उन्हें लगा होगा कि तुम्हारे डैड तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए ड्यूक ने तुम्हारी हेल्प की। तो जेनेट वो बिल्कुल शौक होती है। जेनेट कहती है क्या इकल भी जानता है? तो एथी कहती है हाँ। एथी कहती है मुझे सब्जेक्ट चेंज करना होगा और वो कहती है ड्यूक एल्फिस तुम्हें बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं। जेनेट कहती है क्या सच में? तो एथी कहती है हाँ, वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए तो वो तुम्हें बचाना चाहते थे। जेनेट कहती है मुझे लगा नहीं था, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी थी, इस वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। एथी कहती है मुझे लगता है कि ड्यूक तुम्हें अंकल से बचाना चाहते थे और मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूक एल्फिस तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रेजर करते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारी हिफाजत के लिए खुद को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। और जेन कहती है क्या सच में आपको ऐसा लगता है? तो एथी कहती है हाँ बिल्कुल। जेन कहती है सच में? एथी कहती है इसको तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे। और वो कहती है जब से मैं इस महल में दाखिल हुई हूँ मुझे ऐसा लग रहा था मैं यहाँ पे नहीं हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे एल्फिस मीनार में क्यों भड़ा किया, लेकिन तब मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपके साथ होती हूँ प्रिंसेस। एथी कहती है इससे मुझे एक बात रियलाइज़ हुई, ये तो तब से यहाँ पर है लेकिन अभी ये बहुत ज़रा यंग है, सब लोग को यही लगता है कि इसके डैड की सज़ा इसे मिलेगी। तो एथी इसका कंधा पकड़ के कहती है ठीक है जाओ और ड्यूक से बात करो। जेन कहती है नहीं नहीं इट्स ओके, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है नहीं तुम्हें जाके बात करनी चाहिए, तुम्हें सिचुएशन समझनी चाहिए, तुम्हें उनके हिसाब से पिक्चर को देखना चाहिए। और वैसे भी जैसे उन्होंने तुम्हें अपनी बाहों में किया था, वो सिर्फ तुम्हें यूज़ नहीं करना चाहते, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं, वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। तभी एक मेड उनके पास आती है, कहती है ड्यूक एल्फिस वो उठ के है और मिस मार्गिटा को ढूंढ रहे हैं। एथी कहती है वाओ परफेक्ट टाइमिंग, जाओ और उनसे मिलो। और वो जेन को धक्का देती है। जेन कहती है नहीं। एथी कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें बात करनी चाहिए। और तभी उसे ड्यूक की आवाज़ आती है जेनेट कहाँ हो तुम? तभी ड्यूक लंगड़ाता हुआ वहाँ आते हैं और मेड भी उसके साथ थी। ड्यूक कहता है क्या तुम ठीक हो? और जेनेट उसकी आंखों में आंसू थे और वो जल्दी से भागती है और कहती है अंकल, और ड्यूक के पास जाती है। ड्यूक कहता है तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तो वो कहती है नहीं। एथी कहती है शुक्र है ये बात काम तो कर गई, मुझे पहले ही लगा था कि वो उसे यूज़ नहीं कर रहे, वो सच में उसकी परवाह करते हैं। और अब मुझे लगता है कि जेनेट के पास भी कोई वजह है जीने के लिए और कोई है जो उसके तरफ इफेक्शनेट है। और वो सोचती है लेकिन उस वक्त उसके डैड ने जो किया, क्या उसे लगा होगा कि ड्यूक उस पर हमला कर रहे हैं? वैसे भी जेनेट ने कहा था कि वो कभी कभी डिफरेंट एक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों में से असल कौन है? और तभी हमें कुछ अरिस्टोक्रेट्स दिखाए जाते हैं और वहाँ स्पाई खड़ा था और वो कहता है प्रिंसेस इस वक्त बिजी है, आप जा सकते हैं। और वहाँ अरिस्टोक्रेट जिसने एथी की मुखालफत की थी वो कहता है ठीक है मैं थोड़ी देर और इंतज़ार करूँगा। और सब लोग कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा देर से इंतज़ार कर रहा है, लेकिन प्रिंसेस इसे मिल नहीं रही और ऐसा नहीं लगता ये और इंतज़ार करेगा। और हमने सुना है कि ड्यूक एल्फिस को भी पनिशमेंट के लिए बुलाया गया है, तो इसका मतलब है अगली बारी इसकी होगी। तो पीछे से कोई साया आता है और वो कहता है सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, उनको एक लेसन सिखाओ। और वो सोचता है ये सब लोग मुझे चुप करवाना चाहते हैं, उस प्रिंसेस ने ये काम किया। और सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते हैं कितनी अम्यूजिंग साइट है। और दूसरी कहती है नहीं नहीं चुप हो रहो, वो सुन लेगा। तो पहला आदमी कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी कहीं जा चुका है। दूसरा कहता है कहाँ? और तभी हमें एथी और क्लॉड दिखाया जाता है और एथी क्लॉड को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रही थी और वो कहता है ये एक्सेप्शन है लेकिन मैं तुम्हें पहले भी सिखाया है। एथी कहती है वेसल्स ये सोच रहे हैं कि आप काम पे कब वापस आएंगे। तो एम्पर कहता है मुझे नहीं पता। एथी कहती है क्या आप श्योर नहीं है? लेकिन क्या डैड हमेशा से इतने सुस्त थे? तो एम्पर उसको डॉक्यूमेंट्स देके कहता है ठीक है अब हमने काम कर लिया, अब जाके थोड़ा रेस्ट करो। एथी कहती है ये तो ऐसा लग रहा है वेकेशन पे आए हुए हैं। तो एथी पूछती है डैड क्या आप सिख हैं? तो एम्पर कहता है नहीं मैम नहीं हूँ। और तभी उनकी तरफ कोई कदम बढ़ा के आ रहा होता है। एम्पर कहता है लेकिन मुझे लगता है मैं आउट ऑफ टच हो गया हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को हमारे तक आने दिया। और तब आवाज़ आती है ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज था, मैं मरने ही वाला था लेकिन मुझे अपनी सेम वेवलेंथ की एक बॉडी मिल गई और इस बॉडी को कंट्रोल करना बहुत आसान है, लेकिन ये बॉडी बहुत कमज़ोर है और इन सबको मार देना चाहिए और मुझे एम्पर को मारने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और जब प्रिंसेस इस सब से शौक होकर गिर जाएगी तो मैं इन सबको मार दूंगा। और तब एथी वहाँ पे आती है और कहती है लॉर्ड ऑफ हाउस लेपर्ड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वो कहती है ये यहाँ पर आ कैसे गया? मैंने तो लुकस को कहा था यहाँ पर जादू कर दे, कोई भी यहाँ आ ना सके। वो कहता है तू मुझे नीचा मत दिखाओ। एथी कहती है क्या? तो वो कहता है तुम वहाँ बैठ के हंस रही थी है ना, मुझ पर हंस रही थी। एथी कहती है ये क्या बकवास है? तो एम्पर को याद आता है मत हंसो, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। और उसे अपने भाई की याद आती है। एथी कहती है इसके साथ मसला क्या है? वो कहती है मैंने कभी नहीं ऐसा किया। तो वो आदमी कहता है तुम खुद को समझती क्या हो, तुम एक रॉयल हो, लेकिन अभी अगर मैंने तुम्हारे चेहरे पे एक थप्पड़ मारा तो तुम डर से बेहोश हो जाओगी। और एथी को अपनी पुरानी लाइफ याद आती है और वो कहती है तुम, और वो ज़रा गुस्से में थी। तब एम्पर उसके पीछे आता है, उसका कंधा पकड़ लेता है और उसकी आंखें बंद करके उसको पीछे करता है और कहता है तुम पीछे रहो। एम्पर उसकी तरफ आते हुए कहता है तुम्हारी ज़ुबान तो बहुत ज़रा गंदी है और मैं तुम्हारा अभी हिसाब करता हूँ। और एथी कहती है अभी तो ये उठी है, इनका मान तो बहुत ज़रा वीक होगा।
और तभी एम्पर उसको लात मारता है और वो नीचे गिर जाता है। एथी कहती है क्या? एथी कहती है मुझे लगा था ये रिकवर नहीं हुए। एम्पर कहता है मैं तुम्हारी इस हरकत से बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ। एथी कहती है ऐसा लग रहा है ये तो माउंटेन को भी हिला सकते हैं। एम्पर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के साथ मेरी छुट्टियां ख़राब करने की। एथी कहती है तो सच में ये ब्रेक ले रहे थे। और वो उसको एक और लात मारता है और कहता है तुमने अपनी इसी ज़ुबान से मेरी बेटी की बेइज्जती की थी है ना, और तुम किस हाथ से मेरी बेटी को थप्पड़ मारने वाले थे। और उसका हाथ कुचल देता है और कहता है क्या ये हाथ था? ओह एम्पर बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। एथी की तरफ उसने उंगली क्यों उठाई और एथी वो अपना मुँह छुपा लेती है। और दूसरी तरफ एम्पर उसके गले पर पाँव रखता है और कहता है मैंने तुम्हारे बारे में पहले भी सुना था, तुम वही हो ना जिसने पहले भी बहुत सारी बकवास की थी मेरी बेटी के बारे में, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि अपनी ज़ुबान कहाँ खोलनी चाहिए और कहाँ नहीं। एथी कहती है ये तो बहुत ज़रा बुरा हुआ। तब लूकस आके कहता है मुझे पहले ही पता था वो यहाँ आएगा। एथी कहती है लूकस? लूकस कहता है मैंने तुम्हें कहा था या फिर नहीं कहा था, वैसे भी बैरियर की क्या ज़रूरत जब तुम्हारे डैड यहाँ पर है। सही कहा लूकस। और एथी कहती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जाओ उसको जाकर रोको। तो लूकस कहता है क्यों? एथी जाती है और एम्पर को पकड़ लेती है और कहती है डैड आप इसको ऐसे मार देंगे। एम्पर एथी को पीछे करता है और कहता है तुम्हें ये देखने की ज़रूरत नहीं है। एथी कहती है आप इसको मार क्यों रहे हैं, आप इसको कैद क्यों नहीं कर देते। लूकस वहाँ पे आता है और कहता है मुझे पता था तुम आओगे एथांथियस। और एथी कहती है लूकस क्या वो मरा नहीं है? तो लूकस कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे पहले ही पता था कि एथांथियस इसको पोजेस करेगा। एथी कहती है क्या पोजेस करेगा एथांथियस, लेकिन क्या? तो वो कहता है जब फॉर्मर एम्पर की बॉडी को इसने छोड़ा था तो मुझे पता था कि ये बॉडी स्विच कर सकता है और ये यहाँ पर आएगा। एथी कहती है कि तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लूकस कहता है यहाँ पर जो डेंजर में है वो ये आदमी है। तो एम्पर कहता है एथांथियस। एथी कहती है इसको भी पकड़ लो। तो लूकस कहता है वो पहले ही भाग गया। एथी कहती है तुमने इसको खो दिया, और एथी बहुत ज़्यादा शौक थी। और लूकस कहता है मैंने उसको जानबूझ के जाने दिया। लूकस कहता है ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती अगर हाउस ऑफ लिपर्ट इस सब में इन्वॉल्व होता, और वैसे भी मैं ये बात जानता हूँ कि वो इसके बाद कहाँ जाएगा, और वहाँ जेनेट और उसका डैड था। ओ तो क्या ये अब जेन को पोजेस करने वाला है? ओ नो, ये मसला ख़त्म क्यों नहीं हो जाता, ये एथांथियस मरता क्यों नहीं है आखिर? और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।